नमस्कार। आज हम आपको ये बताने के लिए उपस्थित हुए कि अब मेघदूत नहीं रचे जाएंगे, ताजमहल नहीं बन पाएंगे, महाबलीपुरम के अंकोर वाट के मंदिर, अजंता एलोरा की गुफाएं अब बनाना मुश्किल होगा। बामियान की विशाल बुद्ध मूर्ति भले वो किसी धर्म के लिए ज़रूरी रही होगी तो किसी धर्म के लिए नहीं ज़रूरी रही, वो अलग बात है। लेकिन सोचिए कि जब मनुष्य ने विशाल शिलाखंड देखा होगा तो उसमें उसकी आइडिया में, उसकी कल्पना में एक आकृति उभरी होगी। जब सुदूर फैले हुए पर्वत शिखरों को देखा होगा तो उसे अंदर से खोखला करके कई मंजिला मंदिर बनाने की परिकल्पना आई होगी उसके मन में, और उसने उसे रूपायित कर दिखाया। अब न वो कल्पना होगी, उतनी रिच कल्पना नहीं होगी, और न उतना धैर्य होगा आदमी के पास। हम दूसरी चीज़ों में उपलब्धि करेंगे, लेकिन जो कुछ हमसे खो गया है, हमारे स्वभाव में जो कुछ रीतापन आया है, उस पर हमें एक बार विमर्श तो करना ही चाहिए। हम इतिहास को दोबारा वैसे ही नहीं लौटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ हमसे निकल गया है, जिसे अब पुनः ले आ पाना कठिन है, जिसमें बहुत कुछ अभी ज़रूरी है, जिसे हमें दोहराना चाहिए, उस पर विमर्श करना तो आवश्यक है। हम बात शिक्षा से शुरू किए थे कि शिक्षा जिस तरह से आज जो हमारा शिक्षा का पाठ्यक्रम है, शिक्षा की व्यवस्था है, वो जिस तरह से धर्मनिरपेक्ष होकर के आचार शून्य हो गई है और हमारे चरित्र के गठन का कोई जिम्मा नहीं उठा रही है, हम इस मुद्दे को भी शिक्षा से ही जोड़ेंगे कि आज क्या हो गया हमारी शिक्षा प्रणाली में, हमारे पठन पाठन में, हमारी ट्रेनिंग में, कि अब हम मेघदूत नहीं रच पाएंगे, ताजमहल नहीं बना पाएंगे। हम उससे भी उच्च कोटि के मॉन्यूमेंट तैयार कर लेंगे, दूसरे तरह की विशेषताओं वाले, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति चाह करके भी हम नहीं कर पाएंगे। क्यों, कैसे, ये बताना चाहते हैं। जब निरपेक्ष, धर्म से निरपेक्ष, पंथ से निरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था का विधान किया गया, उसी समय यह भी आवश्यक समझा गया कि हमारी शिक्षा वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रूपायित हो, आकारित हो। साइंटिफिक टेम्परामेंट सिखाए हमको, हमारे दिमाग में वैज्ञानिकता का भाव भरे, वैज्ञानिक सूझबूझ, वैज्ञानिक समझ विकसित करे। और इस नारे ने यह जता दिया कि अब तक जो कुछ भी हम थे, जो कुछ सोचते थे, जो पढ़ते थे, लिखते थे, करते थे, सीखते थे, सब कुछ अवैज्ञानिक था। तो इस वैज्ञानिकतावाद ने हमारे अंदर बौद्धिकतावाद को जन्म दिया। हम ज़्यादा अति बौद्धिक होने लगे, बुद्धि प्रवण बने, और हमारे व्यक्तित्व के अन्य वे पहलू दबने लगे जो बौद्धिक नहीं है, जैसे भावना का, आस्था का, कल्पना का। आजकल तो स्मृति का जो फैकल्टी है उसको भी कम किया जा रहा है। अब अपने मस्तिष्क में, स्मृति में ज्ञान को धारण करने की क्या ज़रूरत, क्लिक करो, सारा ज्ञान आपके सामने स्क्रीन पे हो जाएगा। बच्चों की परीक्षा होती थी पहले, हम लोग हाई स्कूल, इंटर पढ़ते थे, 2-2 साल का सिलेबस, एक परीक्षा होती थी उसकी 3 घंटे की। अब जो है हर साल परीक्षा होती है, या 1 साल में ही सेमेस्टर की परीक्षा होती है। तो अब इतना ही कोर्स पढ़ना है, फिर उसको भूल जाना है, अगले सेमेस्टर की तैयारी करना है। तो ज्ञान को धारण करने का जो वो था, चलन था पहले, अब वो भी ख़त्म हो रहा है। दूसरी चीज़, हमें याद है कि हमारे प्राइमरी स्तर के जो जो पाठ्यक्रम में कविताएं इत्यादि होती थीं, बड़े बड़े कवि जो बहुत ऊंची ऊंची बातें लिखते थे, वो छोटे बच्चों के लिए भी कविताएं लिखते थे और वो पाठ्यक्रम में शामिल की जाती थीं।
उठो लाल वे आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, या जिसने सूरज चांद बनाया। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे जीवन के पथ पर, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। इन्हें हटा दिया गया। ये बहुत पता नहीं क्या चीज़ थी, हमको क्या बना डालती, ये सोच करके ऐसे पाठों को हटा निकाल दिया गया। अब सब कुछ बताए ना कि राजनीति तय करती है, सामाजिक समरसता के नाम पर, निरपेक्षता के नाम पर। अब बच्चों को ये पढ़ाना ज़रूरी है, भले वो दूसरे भाषा की कविता हो लेखक की, उसका अनुवाद करके रखो, उल जलूल अनुवाद करके पाठ्यक्रम में रखो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सभी प्रांतीय भाषाओं का, थोड़ा थोड़ा सभी सांप्रदायिक चीज़ों का वो नुमाइश कोर्स में रखो। ये सब सोचा जाने लगा। और सबसे बड़ी बात जो सोची गई वो ये कि साइंटिफिक टेम्परामेंट सिखाओ। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट ने हमारे अंदर से सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को डैमेज किया है, आस्था और विश्वास भावना को तो अलग चीज़ है, उस पर किसी अलग दिन बात करेंगे कि किस तरह से हमारे जो भावनात्मक संबंध थे समाज के साथ, चाहे वो एक्सटर्नल रिलेशंस हों चाहे इंटरनल रिलेशंस हों, उनमें क्या फेरबदल किया है इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने, उस पर कभी फिर बात होगी। आज केवल ये देखना है कि हमारी कल्पना शक्ति को किस तरह से कमज़ोर कर रही है ये शिक्षा, आधुनिक शिक्षा। एक जर्मन फिलोसोफर थे कांट, उनके बाद एक हेगल हुए। हेगल ने वो बहुत बड़े दार्शनिक माने जाते हैं अपने देश के, जर्मनी के, पूरे दुनिया के बड़े दार्शनिक हैं वो। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत विद्वान थे, और देयर वाज लिटिल व्हिच ही हैड नॉट रेड। संसार में जो कुछ भी है बहुत कुछ कम ऐसा होगा जिसे वो न पढ़े हों, ऐसा माना जाता था। उन्होंने पूरे दुनिया के सारे लिटरेचर को पढ़ा था, सारी कलाकृतियों को जाना था, इतिहास का अध्ययन किया था, और उन्होंने समेकित एक विचारों का इतिहास लिखा, विचारों की एक फिलॉसफी लिखी, किस तरह से डेवलप हुआ है विश्व ब्रह्मांड, और सारी उन्होंने अपनी फिलॉसफी बनाई है, सिस्टम ऑफ थॉट। तो उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि अब यह वर्तमान का युग वह युग आ गया है जिसमें उनका एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि मिनर्वा का उल्लू उड़ गया। मिनर्वा का उल्लू उड़ गया का मतलब ये है कि रोमन माइथोलॉजी में कला और ज्ञान की देवी, कला और विद्या की देवी का नाम है मिनर्वा। जैसे अपने यहाँ भारत में सरस्वती जी को माना जाता है विद्या की देवी, और सरस्वती जी का वाहन माना जाता है हंस, वैसे ही मिनर्वा देवी का जो वाहन है वो उल्लू है। हमारे यहाँ उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। तो मिनर्वा का उल्लू उड़ जाने का मतलब ये हुआ कि अब आज ये जो युग आया है यह वो भावनाओं का युग नहीं रहेगा, उसको ऐसे उन्होंने बताया। उनका ये कहना है कि हमारी जो आदिम जातियाँ थीं, हमारे पूर्वज लोग जो थे, शुरुआती सभ्यता के दिनों में लाइफ इतना जटिल नहीं था, बड़ा छंदमय जीवन सबका था, उल्लास और उत्साह का छंदबद्ध जीवन था, बड़ा पोइटिक लाइफ थी। उस एज को उन्होंने कहा कि पोइटिक एज, वो काव्य का युग था। काव्य का युग कहने का क्या मतलब था उनका मतलब ये था कि जैसे एक दिन हम कभी कहे थे कि ये जो विश्व ब्रह्मांड है उसको भारतीय लोगों ने एक परम रचनाकार की कविता कहा है, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यते, और उस रचनाकार को कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू कहा था। ये भारतीय जो है जीवन दृष्टि है जगत के प्रति। और हम भले आज ओलंपिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हों, लेकिन हम भारतीयों ने इस पूरे जगत को, विश्व ब्रह्मांड को, उस परम सत्ता का लीला विस्तार कहा था, गेम कहा था, क्रीड़ा कहा था, खेल है ये। और ये जो जगत विस्तार है ये छंदबद्ध कविता है उस परम रचनाकार की। ये आइडिया आपको पाश्चात्य में भी मिलेगी।
वहाँ ब्रह्मांड के लिए एक शब्द है ना, यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है एक कविता। यूनि माने एक, वर्ष माने कविता। तो ये पद्यमय जगत है, ताल छंद में निबद्ध है। हमने कभी किसी पूर्व व्याख्यान में कहा था कि ये दुनिया जो है नियमों में चलती है। इसकी जो नियमानुवर्तिता है, नियमबद्धता है, उसी को वेदों ने रीत कहा। जो इसको समझ ले वो ईश्वर का नियम समझ गया कि उसके खेल की क्या इच्छा है, तो वो ईश्वरेच्छा को समझ गया। जो ईश्वरेच्छा के अनुरूप अपनी इच्छा को ढाल ले, उसी के अनुरूप चलने लगे, वो ईश्वरेच्छा को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। जो उसके विपरीत चले उसमें क्षरण करता है। उसी रीत को धर्म कहा, और उसका जो सहयोग करता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसे कहा गया था। मैंने एक श्लोक भी कोट किया था कि तत्कर्म हरितोषम स्यात्। तो हमारा जो शुरुआती जीवन था पूर्वजों का, वो देखने में आता है, सभ्यताओं का अगर अवलोकन किया जाए तो देखने में आता है कि बड़ा छंदमय जीवन था, सब ताल छंद में था। उसको हेगल ऐसे कहते हैं कि देखिए, प्राचीन काल के लोगों ने जो शास्त्र भी लिखे, जो साइंस भी लिखा ना, वो भी कविताओं में लिखा। प्लेटो ने जो फिलॉसफी लिखी वो कविता में लिखी है। हमारे भारतीय लोग तो इतना कविता पसंद करते थे, कविताओं में बोलना लिखना, कि यहाँ पर इंजीनियरिंग, साइंस, मैथमेटिक्स तक कविता में लिखी गई है, श्लोकबद्ध लिखी गई है। ज्योतिष, गणित, सब कुछ श्लोकबद्ध है। यहाँ तक कि कोडिंग में लिखी गई है, तब भी वो छंदों में है, छंदबद्ध है। उन्होंने बताया कि यह जो कलात्मक अभिव्यक्ति है आत्मचेतना की, ये धीरे धीरे प्रोजेइक होती गई है। अब आज का जो युग है वो प्रोज गद्यात्मक युग है। हम बहुत अच्छा विचारणा करेंगे, बहुत अच्छा आर्गुमेंटेशन करेंगे, बौद्धिक हो जाएंगे, तो हम प्रोजेइक हो जाएंगे, गद्यात्मक हो जाएंगे। हमारी वो ताल छंद का जो वो था वो कम हो जाएगा, कम होता जा रहा है। आज आदमी देखिए वो मशीन बनता जा रहा है, बौद्धिक होता जा रहा है, और उसी जितना वो ये होता जा रहा है उसी सीमा में वो अब वह उल्लास, उत्साह और जीवन का जो छंद है उससे दूर होता जा रहा है। अनुभूति का जो छंद है उससे दूर होता जा रहा है। छंद मतलब ताल छंद, नियमों में बधा है सब कुछ। तो ये नियमों में बधा है, प्रकृति नियमों में बधी है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, और उन्हीं नियमों से हम बदल रहे हैं, प्रकृति बदल रही है, और हम प्रकृति के ही अंग हैं। तो उन नियमों के अनुरूप हम भी बदल रहे हैं, चल रहे हैं। हमें उन नियमों का जब तक बोध था और इस प्रकृति के साहचर्य का बोध रहेगा, तब तक हम ताल छंद में रहेंगे, काव्यात्मकता रहेगी। उस समय प्रकृति भी हमारी जीवन सहचरी होती है, हमारे भावों की सहचरी होती है। मेरे साथ रोती है, मेरे साथ प्रसन्न होती है। रात रोया साथ मेरे, चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। और अब आपके पास कितना समय है, इस आर्टिफिशियल जो हमने लाइफ, अपना प्रोजेक्ट लाइफ बना डाला है, कितना समय है कि आप पूनम के चाँद और ज्योत्सना और इन सब को महसूस कर सकें, देख भी सकें आकाश की तरफ नज़र करके। कितना समय मनुष्य के पास रह गया। कुछ दिन में तो ये पता नहीं समझ में आने लायक वर्णन हो जाएंगे कविताओं के। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ये सब। अब नक्षत्रों से मौन निमंत्रण सुमित्रा नंदन पंत महसूस किए, उसका क्या मतलब है समझ में नहीं आएगा। निर्मल ज्योत्सना में जब संसार, अब निर्मल ज्योत्सना, नक्षत्रों से कौन निमंत्रण मुझको देता मौन, वो मौन निमंत्रण कहाँ मनुष्य सुन पाएगा। अब उसके हृदय की धड़कन और सृष्टि का जो तार का झनक है, उसमें तालमेल डिस्कनेक्ट हो गया है। ये क्यों ऐसा हुआ? इसलिए हुआ कि हमारी कल्पना शक्ति डैमेज हुई है। कैसे डैमेज हुई है? देखिए, हमारे अंदर कल्पना शक्ति का भी एक विभाग है, चेतना। वह विभाग हमारी रचनात्मकता के लिए, हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, उसके लिए उत्तरदायी है। वो जितना रिच मैच्योर होगा, हम उतने ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, रच पाएंगे चीज़ें। देखिए, कल्पना मैच्योर होने पर हम बहुत अच्छे कलाकार, रचनाकार बन सकते हैं। और यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी, जिसकी कल्पना शक्ति मैच्योर होगी, वही सबसे अच्छी, एक्यूरेट, बहुत अच्छी प्राकल्पना दे सकता है।
आप जानते हैं कि प्राकल्पना वैज्ञानिक जो शोध का, वैज्ञानिक अनुसंधान का जो चरण है, उसमें कितना आवश्यक है। समस्या उठना, उसका एक कल्पित कारण सोचना। कल्पित कारण हाइपोथीसिस है, प्राक कल्पना है। तो जिसकी कल्पना शक्ति जितनी तीक्ष्ण होती है, वो वैज्ञानिक उतना सही हाइपोथीसिस सोच लेता है, पहली बार में सोच लेता है। तो इस कल्पना शक्ति को कैसे डैमेज किया जा रहा है, कैसे डैमेज होती जा रही है, इसको देखिए जरा सा। एक उदाहरण लीजिए। जैसे पहले हम मान लीजिए वाल्मीकि का रामायण पढ़ते हैं, तो उसमें कोई दृश्य सामने है, या किसी कवि को पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए पंचवटी है, जहाँ सीता वृक्षों को सींच रही हैं कछोटा मार के और आंचल खोस के, ऐसे घड़ा लेकर के राम बैठे हैं पेड़ के नीचे, सीता को, ये वर्णन है। मान लो तरुतले विराजे हुए शिला के ऊपर, कछुटके के से टेक कर टेक धनुष कर भूपर, उन लक्ष्य सिद्धि सी तनिक घूम कर तिरछे, जो सींच रही थी पर्णकुटी के बिरछे। उन सीता को, कैसी सीता को? अंचल पटकटी में खोस का छोटा मारे। अब मेरे मन में जैसी कल्पना होगी, मैं वैसी सीता की रूप की कल्पना करूंगा, मैं वैसा राम सोचूंगा। किंतु आज इस साइंस ने, हमारे उपलब्धि ने एक रामायण में अरुण गोविल को राम बना के बैठा दिया, नीतीश भारद्वाज को कृष्ण बना। ये लोग बहुत उपयुक्त पात्र रहे और इतना छा गए इन पात्रों के अभिनय में कि हम दूसरा राम नहीं सोच पाते, दूसरा कृष्ण नहीं सोच पाते। तो जब हमारे मन में अलग अलग कल्पना के स्तर होते, अलग अलग कल्पना शक्ति का वो क्षमता होती, तो हम अलग अलग रूपाकार अपने इन पात्रों के सोचते। अब हमें ये सब रेडीमेड मिल जा रहा है। अब हम पुस्तकें पढ़ के कल्पना में नहीं खोते, अब तो हम मोबाइल दबा करके वीडियो देख लेते हैं। अब बताइए, एक यक्ष को अपनी बात कहने के लिए, अपनी प्रेयसी के पास भेजने के लिए मेघ को दूत बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? अब वो मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा, बात कर लेगा। हम लोग बचपन में एक हास्य कविता पढ़ते थे कि टेलीफोन होते जद मथुरा से वृंदावन, तो कृष्ण के वियोग में राधिका बिल खाती क्यों? और माचिस की तीली यदि सीता के पास होती, तो अशोक वाटिका में वो आग पाने के लिए काहे अशोक वृक्ष से कहती? क्यों परेशान होती? माचिस जला लेती, आग आत्महत्या कर लेती, जल जाती। कितना आसान बना दिया है जिंदगी को हमारी इन खोजों ने। किंतु हम क्या खो दिए हैं, इसको एक बार सोचना तो पड़ेगा कि अब मेघदूत नहीं रचे जाएंगे। अब सब कुछ रेडीमेड है, सब कुछ करतलगत है। अब किसी चीज़ के लिए न तो विरह का इतना बड़ा गान करना पड़ेगा, और न तो संजोग के लिए भी अब इतने बड़े बड़े रस का व्याख्यान करना पड़ेगा। अब तो पहले रसास्वाद के लिए कल्पना बढ़ानी पड़ती थी। सहृदयता जिसके पास जितनी होती उतना रस बना लेता था, सोचता था अपने मन में, आनंदानुभूति फील करता था, आनंद अनुभव करता था। अब क्या है? अब तो कुछ भी जो है नग्न देख लो, नंगा वीडियो देख लो, सब कुछ देख लो, श्रृंगार आपके आंख के सामने है। हमारे यहाँ कुछ चीज़ें मना थी शास्त्रीय ढंग से। आप स्टेज पर हत्या नहीं दिखा सकते, भोजन करना नहीं दिखा सकते, प्रेम नहीं दिखा सकते। अब तो वही सब दिखाया जा रहा है। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, 130-30 मंजिल मकान बनेंगे, लेकिन अब उतना धीरज नहीं रहेगा कि पत्थर में बारीक छीनी हथौड़ी से। अब तो आपके पास बड़े बड़े साधन हैं, आप बहुत बारीक काट सकते हो, बहुत बारीक चीज बारीक पालिश कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अब उतनी महीन मीनाकारी की चीज़ें कहाँ बन पा रही हैं? ताजमहल ले लीजिए। ताजमहल के एक प्लेट में पहले उसमें गड्ढा करता है, कर किया होगा, उस गड्ढा के अनुसार उसमें पत्थर काटे होंगे, उसको भरा होगा। आप देखिए कि फूल में छाया प्रकाश तक दिखाया, छोटे से फूल में पंखुड़ी बनाया है कलाकार वो, और उसमें महंगे महंगे पत्थर जड़ा हुआ है, पन्ना, हीरा, लालमणि, जितने भी रत्न हैं सब उसमें भरे। बड़ा महंगा है ताजमहल। हेगल कहता है कि कलाकार को जब बढ़िया रचना करने नहीं आता तो महंगा मटेरियल यूज करता है, जैसे ताजमहल।
लेकिन उनको नहीं मालूम है कि ताजमहल इसके अलावा अपनी मीनाकारी और कारीगरी के लिए भी सराहा जाएगा। कि पत्थर काट के उसमें मान लो एक गुलदस्ता बनाना है, एक फूल पंखुड़ी शाखा निकालनी है, पत्ती निकालना है, फूल की पंखुड़ी बनाना है, पत्तियों के अंदर नसें तक निकाली गई हैं। मान लो पत्ती हरे रंग के पत्थर काट के लगाया है तो उसमें पीले रंग का नस निकाला है, तो हरे रंग के पतले से पंखुड़ी पत्ती को भी चीरा गया है, काटा गया है। अब किस औजार से काटा गया होगा ताजमहल बनाते समय, और उसमें पीले रंग का पुखराज काट के नस जैसे भरा गया है। ध्यान से देखिए, किसके पास इतना धीरज है? क्यों कोई ऐसे बनाएगा? अब तो राजगीर हैं, घर बनाते हैं, कहिए भाई देखो तुम्हारी धार को लहर मार रही है, उनको बुरा लग जाता है। कैसे गढ़े गए होंगे पत्थर, कैसे लगाए गए होंगे खंभे एक सीध में। ये बहुत ज़्यादा हमारी कल्पना शक्ति की मैच्योरिटी मांग रहा है, हमारी दक्षता मांग रहा है, और हमारा धीरज मांग रहा है, हमारी साधना और तपस्या मांग रहा है। तब ये सब संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति ने हमें उपलब्ध कराए हैं आज, जो मॉन्यूमेंट के रूप में हम देखते हैं। हम अब इनको पुनः रिप्रोड्यूस करना चाहें तो हेगल के कथनानुसार इस प्रोजेइक युग में ये असंभव है। तो अब मेघदूत नहीं लिखे जाएंगे, क्यों रचे जाएंगे? अब फ़ोन से काम हो जाएगा, वीडियो कॉल हो जाएगी। अब हमारा जीवन इतना सुकर हो गया, आसान हो गया। सुकर माने आसान हो गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने दुनिया को इतना नज़दीक ला दिया है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है इतना सहज हो गया है, अब बड़ा आसान लगता है, और हम नहीं लगता कि बहुत दूर रहते हैं। आना जाना भी बड़ा आसान हो गया है सबके यहाँ, दुनिया के कोने कोने तक आप जा सकते हो, संपर्क कर सकते हो। तो अब वो विरह व्यथा वेदना और ये सब वो पुरानी बातें हो गई, कुछ दिन में तो समझ में भी नहीं आएंगी इनका मतलब क्या था। तो मुझे जो इस पर थोड़ा सा, मैं निराशावादी नहीं हूँ, आप मुझे ये ना समझना कि ये क्या दुखड़ा रोने बैठ गया कि अब ताजमहल नहीं बन पाएंगे। ताजमहल नहीं बन पाएंगे, और अच्छी अच्छी चीज़ें बनेगी। देखिए, हर युग में हर संस्कृति में विज्ञान रहा है। कभी दूसरे तरह का विज्ञान रहा तो कभी दूसरे तरह का विज्ञान रहा। जैसे कृष्ण उष्ण के समय में पढ़िए, राम के समय में, उस समय का जो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी थी, अस्त्र विज्ञान था, वस्त्र विज्ञान था, जो कुछ उस समय रेशम के कपड़े पहन के युद्ध में जा गए हैं भगवान कृष्ण, अर्जुन लोग, सब लोग। तो उस समय भी साइंस टेक्नोलॉजी रही अपनी। ये जरूर है कि कृष्ण के हाथ में मोबाइल नहीं है, लेकिन बहुत सारी क्षमताएं ऐसी हैं जो आज के विज्ञान ने नहीं विकसित की हैं। तो हर युग में विज्ञान रहा है, उस तरह का विज्ञान रहा। हो सकता है वो विज्ञान प्रकृति के साथ साहचर्य करके नियमों को खोजा हो। आज का विज्ञान प्रकृति से दुश्मनी करके नियमों को खोज रहा है, प्रकृति की शक्तियों को कब्जा करने के ख्याल से खोज रहा है। आज हमको सिखाया है हमारे धर्मों ने, हमारे संस्कारों ने कि हम प्रकृति के मास्टर हैं, प्रकृति में सर्वोच्च हैं, तो प्रकृति को हम शासन करके रहें। तो आज हम इस तरह का विज्ञान विकसित किए। अब ये विज्ञान जहाँ हमें ले जाना चाहेगा ले जाएगा। तो हम निराश होकर ये बात नहीं कह रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि किस तरह से हम कुछ खो भी रहे हैं। जरा ये सोचा जाए कि क्या उनमें से कुछ चीज़ों को सहेजा जा सकता है? क्या हम अपने जो कल्पना शक्ति है उसका एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको रिच कर सकते हैं? देखिए, एक विषय अलग ही होगा कि किस तरह से इस कल्पना शक्ति के आधार पर एक साहित्यकार एक काल्पनिक जगत का निर्माण कर देता है, जिसमें घटनाएं घटती हैं, जिसमें टाइम होता है, स्पेस होता है, 3 डायमेंशनल जगत होता है। उदाहरण देके मैं बताऊं, जैसे कोई कहानी लिखता है या उपन्यास लिखता है कि बहुत पहले की बात है, तो इसमें उसने एक टाइम गढ़ा, कलाकार ने, रचनाकार ने, लेखक ने। कुसुमपुर नामक एक नगर है, एक स्पेस बनाया, जगह रची, उसमें चारों तरफ नगर के परकोटे हैं, नगर में बहुत ऊंची दीवार है, किलेबंदी हुई है, किले में बड़े ऊंचे ऊंचे गोपुर बने हुए, दरवाजे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन दिया, फैलाव दिया आपकी कल्पना ने। इसके बाद बताया कि मान लो कहानीकार लिख रहा है कि मान लो उसमें एक राजकुमार, दरवाज़ा खुलता है,
पूरब वाले गेट का, गोपुर का। एक राजकुमार घोड़े पर बैठा हुआ किले से बाहर निकलता है। वो जंगल की जाने वाली सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ा जा रहा है। देखिए इसमें क्या है, इसमें 3 डायमेंशनल वर्ल्ड रचा, कलाकार ने अपनी कल्पना में रचा। उसमें घटनाएं घटाएगा, अपने मन के मुताबिक घटाएगा, इस दुनिया से अलग। जतस्मै रोचते विश्वम तदेतत् परिवर्तते, ये हमारी कल्पना शक्ति की रचना है। इतना हम कर सकते हैं, इतने तक हम रचनाकार हैं। ये जरूर भौतिक विज्ञान के सहारे भी हम बहुत रचनाकार हुए हैं, हम बहुत विध्वंसकार भी बने हैं, लेकिन अपनी कल्पना शक्ति के सहारे हम एक सुंदर जगत भी रचना जानते हैं, जिसमें इस जगत की कमियां ना हों, उस जगत में हम आह्लादित और आनंदित हो सकें। तो इस जीवन की जटिलताओं से निकल करके, जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटासी कैसी, उड़ती है धूल हृदय में किसकी विभूति है ऐसी। तो ऐसे समय में हम कल्पना के द्वारा एक ऐसा जगत रचते थे कि बिजली की माला पहने मुस्काता सा आंगन में वह कौन बरस पड़ता था रसबूंद हमारे मन में। तो हम इस रसबूंद के आह्लाद से, आनंद से, उसके अपलावन से कुछ दूर भी होते जा रहे हैं। और ये जो हमारा ये स्वभाव बनता जा रहा है, इसमें कहीं न कहीं हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है यह भी जिम्मेदार है। ये सोचने के लिए मैंने आज का ये व्याख्यान रखा। इसी के साथ विदा लेता हूँ, फिर बात जारी रहेगी आगे। धन्यवाद, प्रणाम।